लिखने का अंदाज, आप नैरेटिव स्ट्रक्चर जो कह रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है। तो ये लेखन तो अब इसका क्रेडिट तो मैं आपको ही दूंगा पूरा, कितना भी चाहे आप किरदारों को देख लें, हर एक शायद आपसे भी आपने जो लिखा है उससे बुरी चीजों को शायद कोई देख रहा हो पर उसको लिख नहीं पाएगा, उसको शब्दों का जामा नहीं पहना पाएगा, वो एक अलग कला होती है। ये कला कब से आप में उभरना शुरू हो गई थी? आपको आप फील हुआ कि अब मैं लिख सकता हूं या इस तरह से लिखना चाहिए मुझे? देखिए, मैं जब स्कूल कॉलेज में था तब तो लिखता था, बट उसके बाद 1986 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिक्शन का एक शब्द नहीं लिखा। लंदन में जब मैं पोस्टेड था 2000 से 2003 के बीच में, तभी शायद ये कीड़ा पैदा हुआ कि कुछ लिखना चाहिए। और कई कंटेम्प्रेरीज थे फॉरेन सर्विस में, वो भी लिख रहे थे। प्लस लंदन में हर दिन आप देखते हैं कोई नया ऑथर पैदा हो रहा है, तो आई थिंक उनसे ही प्रभावित होकर, उनसे प्रेरणा लेके मैंने ये लिखना शुरू किया। और Q&A बेसिकली फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। राम मोहम्मद टॉमस अपनी जिंदगी जो है वो अपने लॉयर को बता रहे हैं और बेसिकली अपने रीडर्स को बता रहे हैं। तो क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकाउंट थी, तो एक बार वॉइस आ गई कि राम मोहम्मद टॉमस कैसे बोलेगा, उसके बाद आसान हो गया। और आपने देखा होगा कि पुस्तक जिसने पढ़ी है कि बड़ी सिंपल भाषा में मैंने लिखी है पुस्तक, कोई उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे आम जिंदगी में आदमी बोलता है उस तरह राम मोहम्मद टॉमस बोल रहा है, और आई थिंक यही उसकी ताकत है पुस्तक। एक बार राम मोहम्मद टॉमस ने बोलना शुरू कर दिया तो किताब पूरी लिखते चले। अभी कई ऐसे नॉवेलिस्ट होंगे जो आपको सुन रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि ऐसी सक्सेस जैसी आपको मिली है वो उन्हें भी मिले। तो ये कब किरदार बोलना शुरू कर देता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगेगा? अब देखिए, अब यही तो ट्रायल एंड एरर की भी बात हो सकती है, क्योंकि अब ये अब नॉवेलिस्ट के दिमाग में एक आइडिया उत्पन्न कैसे होता है, उस आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है, ये क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा है जो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये चीजें बस हो जाती हैं। मेरी कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी कहानी लिख सकता है। मेन चीज ये है ऑब्जेक्टिवली उसको वेरीफाई करना चाहिए कि कहानी वाकई दमदार है कि नहीं है। दोस्तों को पढ़ाना चाहिए, औरों को पढ़ाना चाहिए, और एक बार ये क्लियर हो जाए कि हाँ इस कहानी में दम है, तो फिर आगे बढ़िए। तो ये आपको मतलब इसके लिए आपको क्या मेहनत मशक्कत करनी पड़ी कि कहानी दमदार है? मुझे तो ठीक लग रहा है कि राम मोहम्मद टॉमस बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, या लिखते वक्त भी आपने इन चीजों के साथ जस्टिस किया होगा, पर आपने क्या मेहनत की इसके लिए? नहीं, मुझे देखिए, जब मैंने इसको पढ़ाया, मतलब जब मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। एक्चुअली जो पहला आदमी जिसने मेरी नॉवल पढ़ी वो था मेरा एजेंट मिस्टर पीटर बकमैन। मेरी पत्नी वगैरह भी इंडिया जा चुके थे। पहले पब्लिशर के पास आपने सबसे पहला जिसने पढ़ी है नॉवल वो है मेरा एजेंट पीटर बकमैन। तो एक्चुअली किसी ने नॉवल नहीं देखी, मैंने किसी से संपर्क नहीं किया कि और उनकी फीडबैक ली। और ये गलत है, कायदे से तो ये करना चाहिए। बट जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये पता था कि आइडिया नया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये मुझे जरूर पता था कि आइडिया नया है। इस तरह की कहानी आज तक लिखी नहीं गई। अभी एक राजनयिक के तौर पर आप काम कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी बड़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नॉवेलिस्ट, और नॉवेलिस्ट के नाते भी जबरदस्त कामयाबी, सक्सेस उतनी जो आपने अभी तक लाइव देखी राजनयिक के तौर पर, उतनी ही सक्सेस आपको अब एक नॉवेलिस्ट के तौर पर भी मिल रही है। किस करियर को आप ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं? नहीं देखिए, अब मैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि कुछ अखबारों में तो भूतपूर्व राजनयिक करके मुझे लिखा जा रहा है, बड़ा गलत। मतलब ये कि अब आप फुल टाइम नॉवेलिस्ट हो जाइए? मैं फुल टाइम डिप्लोमैट हूँ और फुल टाइम डिप्लोमैट ही रहूंगा। और देखिए, इस समय ये इंडिया का जमाना है, सीधी सी बात है। लेट अस बी लाइव इंडिया पे ये कहना जरूरी है, ये 21वीं शताब्दी भारत को बिलोंग करती है, और इससे अच्छा समय ही नहीं हो सकता है भारत को रिप्रेजेंट करने का। तो मुझे तो बहुत फक्र होता है कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भारत जैसे देश को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो तो मैं छोड़ना भी नहीं चाहूंगा। नॉवेलिस्ट की जिंदगी ठीक है, तो लेकिन अब जैसे है कि अब नॉवेलिस्ट मैं बन जाता हूँ शाम को, एक बार ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तब मैं लिखता हूँ, या सवेरे बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के लिखता हूँ, वीकेंड्स पे लिखता हूँ। तो अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल कि मैं या तो डिप्लोमैट हो सकता हूँ या राइटर हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से दोनों ही हो सकता हूँ। अच्छा, मैंने तो अभी तक ये सुना था कि राइटर्स जो है वो कभी भी क्लिक कर जाता है कोई आइडिया और लिखने बैठ जाते हैं। आप क्या पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि इतना इतना समय मैं दूंगा? ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी एकदम से आइडिया आता है और फिर पता लगा आपको कोई का नेशनल डे अटेंड करना है, कम से कम आपके साथ। देखिए, अब इतनी तो कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ये तो आप आइडियल वर्ल्ड में आपको जब आइडिया आया तो आप लिख भी सकते हैं, बट आइडियल वर्ल्ड में हम ना तो रहते हैं और ना ही रह सकते हैं। अभी मैं तो आप राजनयिक हैं और आगे भी राजनयिक रहेंगे, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैं आपसे नॉवेलिस्ट के नाते बात कर रहा हूं। तो आप कितना समय उसको दे रहे हैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी मेरी है। सिक्स सस्पेक्ट आपका एक और बेहतरीन नॉवेल, और उसके बारे में तो अगर कोई थोड़ा सा सुन ले तो उसका मन करेगा कि इसको पढ़ा जाए। ये अब आइडिया कहां से आ गया था कि 6 लोग होंगे और मिनिस्टर के बेटे का कत्ल हो जाएगा, सबके पास एक जैसी रिवॉल्वर होगी, अब किसने गोली मारी कैसे पता लगेगा? सस्पेंस। देखिए, अब मैं जो कुछ लिखता हूँ वो मेरे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे प्रभावित होकर ही लिखता हूँ। तो सिक्स सस्पेक्ट्स भी ऐसे ही पैदा हुई। कई मैंने हादसे देखे, अखबारों में पढ़े जिनके बारे में, उनको सबको मिला के मैंने ये रचना की। और मैं चाहता था कि एक ऐसी नॉवेल लिखूं जिसमें 6 अलग तरह के किरदार होंगे और उन 6 किरदारों की अलग अलग वॉइस होगी,
तो अब एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, वो डायरी लिखती हैं, एक यूपी के होम मिनिस्टर हैं, उनकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, एक मुन्ना मोबाइल करके किरदार हैं, वो फर्स्ट पर्सन में आपसे बोल रहे हैं। तो आइडिया ये था कि एक तरह से जिंदगी का निचोड़, जो इस समय समकालीन जो परिस्थितियां हैं, उन सबके ऊपर एक तरह का कमेंट है ये 6 एस्पेक्ट्स। मुझे लगता है आपकी अपनी जिंदगी जो है वो भी किसी दिलचस्प कहानी से कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब आप इतने किरदारों को दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो आप वो सारी आपने कहा राम मोहम्मद टॉमस जब आप एक बार बन जाते हैं तब उस कहानी का नैरेटिव स्ट्रक्चर या उस कहानी की ताकत आना शुरू होती, क्योंकि अब आप राम मोहम्मद टॉमस से उसकी तरह सोच रहे हैं। अब 6 किरदार हैं, 6 किरदारों की तरह सोच रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी। एक्चुअली बहुत मुश्किल था ये नॉवेल लिखनी, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 6 किरदारों के साथ जीना पड़ रहा है, जिसमें एक किरदार तो लेडी है, शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस, तो आसान नहीं था, और वाकई शायद इसके बाद इस तरह की नॉवेल तो नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन स्लमडॉग मिलियनियर या Q&A की तरह के नॉवेल, क्या स्लम्स के ऊपर और लिखना चाहेंगे आप? नहीं, 6 एस्पेक्ट्स आपने देख ही लिया है कि अलग तरह की नॉवेल थी, और उसमें स्लम्स का कोई जिक्र भी नहीं है भिन्न तरह। लेकिन तब तक स्लमडॉग मिलियनियर नहीं आई। नहीं, बट देखिए, अपने आप को रिपीट करने का तो मतलब है कि आपके पास और कोई कहानियों का अभाव है, तभी आप फिर उसी चीज पे वापस जाना चाहेंगे, और मैं तो चाहता हूं हमेशा मैं रीडर्स को सरप्राइज कर सकूं, और जब तक रीडर्स को सरप्राइज कर सकता हूं तब तक लिखूंगा। अभी रीडर कौन है आपका? रीडर मेरा आम आदमी है। और जो अंग्रेजी नहीं समझता वो? नहीं, अंग्रेजी जो नहीं समझता फिर उसे हिंदी वाले अनुवाद मेरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक तो मैं मेरा सवाल ही इसलिए था, कम से कम हिंदुस्तानी तो अब ये फक्र करता है कि विकास स्वरूप जी हमारे हैं। हालांकि आपकी किताबें पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं, चाहे डैनी बॉयल वहां पढ़ते हो और फिर फिल्म बनाने के बारे में सोचते हो, दुनिया के किसी और हिस्से में जहां आप रहते हैं वहां पर ये पसंद की जाती, पर हम हिंदुस्तानी तो ये सोचते हैं कि आप हमारी अमानत हैं, आप हमारी प्रॉपर्टी हैं, तो हमारे लिए लिखें या हम आपको ज्यादा पढ़ें। तो उसके लिए हिंदी में लिखना, और क्या अंग्रेजी आप राजनयिक हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं इसलिए इसको? हाँ, अब देखिए, अब वही वाली बात हो जाती है। मैं हिंदी इलाहाबाद से हूँ और हमेशा इलाहाबाद की धरती से जुड़ा रहा हूँ, तो हिंदी में बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जैसे आप देख रहे हैं कि अब नॉवेल लिखने के लिए सिर्फ बोलने वाली हिंदी सफिशिएंट नहीं होती है, उसके लिए फिर आपको कुछ और भी चाहिए। बट ये मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि Q&A का जो हिंदी अनुवाद हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है कौन बनेगा अरबपति, वो उस अनुवाद में मैंने बहुत योगदान दिया है। और 6 एस्पेक्ट्स का भी हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है, बट आज ही मैंने अपने प्रकाशक से बात की है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही 6 एस्पेक्ट्स हिंदी में भी उपलब्ध हो। आपके इस जवाब ने मुझे अगला सवाल दे दिया। वो सवाल ये है कि कितना बदलाव आया स्लमडॉग मिलियनेयर एक फिल्म में था, दोनों अलग अलग माध्यम है, कहानी आपकी, काम आपका है, लेकिन अलग माध्यम में जाता है, तो पहले माध्यम पर कितना असर पड़ता है, या पॉजिटिव ही पड़ा होगा, ये तो मैं जानता हूं। कोई शक नहीं। देखिए, अब फिल्म से पहले भी Q&A का 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिसमें 4 भारतीय भाषाएं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। लेकिन फिल्म, क्योंकि किताब पढ़ने वालों से बहुत ज्यादा लोग पिक्चरें देखते हैं, इसलिए फिल्म की सक्सेस होने से पुस्तक के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब पुस्तक की नई एडिशंस रीप्रिंट हो रहे हैं, और मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि ये कहानी अब कई और लोगों के पास जाएगी जो अदरवाइज इस कहानी के बारे में जिनको पता नहीं लग पाता। राजनयिक की जिम्मेदारी जो है वो हम सब जानते हैं कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद है, आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं बल्कि मैं दुनिया कहूंगा, नॉवेलिस्ट हों, फिल्में बनाने वाले हों, फिल्मों में काम करने वाले हों, क्लासिकल सिंगर या सिंगर्स, कलाकार जो होते हैं, उनका ओहदा अलग होता है, और राजनयिकों का अलग, नेताओं का अलग ओहदा होता है, इनको भी अपना। अभी आपकी जिंदगी में उस लेवल पर क्या फर्क आया है? सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत फर्क आया है, और जो कि मुझे मेरे प्रोफेशनल जॉब में भी जिसका फायदा हुआ है, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब में तो आप एक तरह का काम करते हैं, नॉवेलिस्ट के तौर पे आप रीडर्स को दूसरे तौर पे मिलते हैं, और कई दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं जो कि वैसे आपके लिए बंद होते हैं। तो क्योंकि मैं कहूं कि मैं डिप्टी हाई कमिश्नर हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, वो आदमी शायद ना मिले, लेकिन अगर उसने मेरी नॉवेल पढ़ी है तो कहेगा जरूर आइए और डिनर भी करिए मेरे साथ, तो उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं एग्जाम्पल पूछता उससे पहले आपने दे दिया, और बढ़िया एग्जाम्पल दिया। लेकिन जब एक सोच पता है, नॉवेलिस्ट और राजनयिक के नाते अगर आपके ये दूसरे किरदार, नॉवेलिस्ट के किरदार को देखा जाए, तो आपकी सोच भी पता लगती है कि आप क्या सोच रहे हैं, या कितना डीप आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये सोच बहुत जरूरी रहेगी सबके लिए। क्या नॉवेलिस्ट का भी कोई एक्सटेंशन होता है? देखिए, एक्सटेंशन तो सभी का होता है। हम नॉवेलिस्ट का क्या होगा? देखिए, और विकास स्वरूप का क्या होगा? सीधे सीधी बात यह है कि बेसिकली हम लोग के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसे हम लोग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, मैं चाहता हूं मैं ऐसी नॉवेल्स लिखूं जिसमें एक सोल हो, जिसमें एक कॉन्शियंस हो, राइटिंग विद अ कॉन्शियंस, जिससे मैं कहता हूं एक आत्मा होनी चाहिए। और मैं ऐसी नॉवेल लिखना चाहता हूं जो दिल को छू जाए,
क्योंकि कई बार बड़ा अच्छा प्रोज आदमी लिखता है लेकिन वो बड़ा कोल्ड क्लिनिकल प्रोज होता है, उसको आप पढ़ते हैं लेकिन आपके मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़े, दिल में आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैं ऐसी नॉवेल लिखना चाहता हूं जिससे जो दिल को छू जाए, जिसको अगर मैं चाहता हूं कि मेरा किरदार के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको आपकी आंख में रोना आ जाए, अगर मेरा किरदार ने कोई बहुत मजेदार काम किया है तो आप ठहाका लगाएं, ऐसी नॉवेल मैं लिखना चाहता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं ऐसे तमाम नॉवेल्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बढ़िया कहानी हमें मिलती रहेगी और विकास स्वरूप जी जैसे किरदार में घुस जाते हैं और उसके बाद कहानी को लिखते हैं, तो ऐसे कई किरदार भी आपको निजी जिंदगी में मिलेंगे। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं और लाइव इंडिया पर बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।